हेलो जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं यह वीडियो जो है इसमें हम लोग हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन को करेंगे। साथ ही मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूं कि हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड एनटीपीसी ग्रुप डी को टारगेट करते हुए 10,000 प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, जिसका यह हिस्ट्री का सीरीज है, जिसका यह भाग 8 हम कवर करने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही, क्लासेस चल रही है, प्रीवियस ईयर्स की क्लासेस चल रही है। तो आप चैनल पे जाके रेगुलरली चेक करें। हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए आप चैनल पे ही जाके सारे वीडियो को चेक करके देख लें। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ये बहुत ही चुनिंदा और बहुत ही शानदार लेवल के प्रश्न हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त टू ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो चंद्रगुप्त टू को विक्रमादित्य के नाम से हम जानते हैं। तो ये विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने कब धारण की थी? याद रखिएगा, शकों का उन्मूलन करने का। तो शक वंश जो थे उनका उन्मूलन यानी कि उनका समाप्त करने के बाद इन्होंने जो है विक्रमादित्य की उपाधि जो है धारण करी थी। किसने? चंद्रगुप्त टू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेहरौली जो कि दिल्ली में है स्थित लौह स्तंभ जो है उसका निर्माण किस सदी में हुआ था? याद रखिएगा, मेहरौली दिल्ली में जो लौह स्तंभ है उसका निर्माण कब हुआ था? उसका निर्माण हुआ था चतुर्थ सदी में। कब हुआ था? चतुर्थ सदी ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि फाहियान और हेनस्वांग ने डैश के राज्यों को देखा। तो जो फाहियान और हेनस्वांग थे ये दोनों चीनी यात्री थे। ये भारत में बुद्धिस्ट जो है रिलीजन उससे संबंधित जानकारी लेने आए थे, इकट्ठा करने आए थे। और यहाँ आने के बाद इन्होंने कौन कौन से राज्यों को देखा था? तो किनके किनके राज्यों को देखा था? तो फाहियान जो है किसके समय में आए थे? तो फाहियान जो थे वो आए थे किसके समय में? चंद्रगुप्त के समय में। किसके समय में? चंद्रगुप्त के समय में फाहियान आए थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और वेनसांग जो थे वो आए थे हर्षवर्धन के जो है काल में। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ये दो जो फाहियान और हेनस्वांग थे ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भारतीय इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण यात्री रहे हैं ये चीनी। और इन दोनों के बारे में पूछा जाता है कि किसके काल में आए थे। तो याद रखिएगा, जो फाहियान थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आए थे, वहीं पे जो हेनसांग हैं वो हर्षवर्धन के काल में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि धन्वंतरी थे। तो धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी के नाम से किसे हम लोग जो है बुलाते थे? याद रखिएगा, ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे उनका नाम क्या था? धन्वंतरी था। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कुछ नवरत्न के नाम से 9 बहुत ही जो है व्यक्ति थे, 9 व्यक्ति थे जिन्हें नवरत्न बुलाया जाता था। वे किसी ना किसी जो है फील्ड में बहुत ही एक्सपर्ट होते थे, बहुत ही शानदार उनके पास जो है कला होता था। उनमें से एक जो कि चिकित्सक था, यानी कि चिकित्सा विज्ञान में जो बहुत ही महारत था, उसे धन्वंतरी के नाम से बुलाया जाता था। तो ऑप्शन बी क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो गुप्तकालीन जो शासन प्रणाली है वह किस प्रकार की थी? यह राजतंत्रात्मक थी। कैसी थी? राजतंत्रात्मक। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? अजंता में बहुत सारे गुफा हैं, आपको पता है। तो उनमें कौन कौन से जो गुफा नंबर हैं जिनका निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो याद रखिएगा, 16, 17 और 19। 16, 17 और 19 जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुफा है और इन तीनों का निर्माण जो है वह गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संवत जो कि 319 से 320 ईस्वी तक को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है किसे? तो गुप्त संवत को शुरू करने का जो है श्रेय किसे दिया जाता है? यह दिया जाता है चंद्रगुप्त वन को। किसे? चंद्रगुप्त वन को इसका श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? हरिसेन बहुत ही पॉपुलर जो है इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही पॉपुलर कवि रहे हैं, पोइट रहेंगे। तो ये किसके दरबारी कवि थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त के। तो जो हरिसेन थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो आपको पता है गुप्त काल को क्लासिकल युग के नाम से भी हम बुलाते हैं। इसका कारण क्या था? कारण इसका यही था कि कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष के पर पहुंचने के कारण, मतलब ये चरम सीम पर पहुंच गया था इस युग में, गुप्त काल के युग में। कला के क्षेत्र में अत्याधुनिक जो है डेवलपमेंट देखने को मिली थी, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट जैसे लोग जो थे वो इसी काल से बिलोंग करते थे। गुप्त काल को जो है क्लासिकल युग कहा जाता है। कारण यही है कि कला और साहित्य में जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन इस समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि कुमार संभव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो देखिए कुमार संभव जो महाकाव्य है वह कालिदास के द्वारा लिखा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया, कई बार पूछा जाएगा, याद रखिएगा। कुमार संभव कालिदास के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में जो सोने की मुद्रा होती थी यानी कि गोल्डन करेंसी को हम सब किस नाम से बुलाते थे? याद रखिएगा, दिनार बोला जाता था। ठीक है, दिनार बोला जाता था। एक क्वेश्चन आपके लिए, दिनार किस कंट्री की जो है करेंसी है? ये आप हमें करेक्ट आंसर बताइए, आंसर करके इसका, कि दिनार किस कंट्री की जो है करेंसी है। तो सोने की मुद्रा को जो है गुप्त काल में दिनार के नाम से बुलाते थे। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना का युग कौन सा है? तो याद रखिएगा गुप्त काल में जो है नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। कब? गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। तो देखिए भू राजस्व की क्या दर थी गुप्त काल में? तो ऑप्शन बी राइट है, उपज का छठा भाग, यानी कि 1/6 जो था वो राजस्व किसान को या जो भी खेती करता था उसे सरकार को, यानी कि उस समय के जो शासक होते थे उसे देना पड़ता था। कितना? 1/6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एनसीईआरटी में ये डायरेक्टली बॉक्स बना के दिया गया है। तो 1/6 जो भाग है वो किसान को भू राजस्व के रूप में गुप्त युग में जमा करना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो नगर का जो है क्रमिक यानी क्रोनोलॉजी धीरे धीरे जो है उसका पतन हुआ, ये किस काल में हुआ था? याद रखिएगा यह गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल में जो है नगरों का धीरे धीरे पतन होना शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? यानी कि गिफ्ट के तौर पे जो दिया गया था ब्राह्मणों को और मंदिरों को जो अनुदान दिया गया था वो सबसे ज़्यादा किस काल में दिया गया था? याद रखिएगा गुप्त वंश के जो शासक थे उन्होंने जो है सबसे अधिक अनुदान ब्राह्मणों और मंदिरों को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो अजंता गुफाओं जैसी जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में कहाँ पे स्थित हैं? याद रखिएगा यह बाघ, कहाँ पे? बाघ या फिर धार के नाम से जिसे जानते हैं, सॉरी धार में जो स्थित है बाघ गुफा, वो जो है अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी दिखाई देती है। नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त जो थे उसके सैनिक कैसे थे, उसका सेना का पावर क्या था, उसके बारे में जो आपको पूरा डिटेल मिलता है वह आपको प्रयाग में मिलता है। प्रयाग के अभिलेख से आपको यह प्राप्त होता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसकी नेवी जो थी वह दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेवी हुआ करती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक था। तो मालविका अग्निमित्र जो नाटक कालिदास के द्वारा रचा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कालिदास के द्वारा रचा गया था मालविका अग्निमित्र। इस नाटक में नायक का क्या नाम था? उसे अग्निमित्र के नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, अग्निमित्र इस जो है नाटक का नायक यानी कि हीरो था। नेक्स्ट है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सोने के सबसे अधिक सिक्के जो है वह गुप्त काल में ही जारी किए गए थे। ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं, इससे हो जाता है कि आपका 360 डिग्री से सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं, एक भी प्रश्न नहीं छूटता है। जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताता हूँ वो सारे क्वेश्चन मैं बना देता हूँ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाता है, उससे आपको जो इंटरेस्ट भी लगता है और आपका सब कंप्लीट भी हो जाता है। इसलिए मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स की जगह मैं वही कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में बना दे रहा हूँ ताकि आपका समय भी बचे और वीडियो कम समय में जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अच्छे से कवर हो सके। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यूरोपीय भाषा में अनुदित/अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो भारत का वह कौन सा ग्रंथ है जो यूरोपीय भाषा में सबसे पहली बार जो है ट्रांसलेट हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कौन सा? अभिज्ञान शाकुंतलम। ये यूरोपियन भाषा में जो है ट्रांसलेट होने वाला पहला भारतीय ग्रंथ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनफैक्ट ये सारे प्रश्न जो करवा रहे हैं आपके एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उनके अलावा जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत ही सिलेक्टेड, बहुत ही चुनिंदा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो देखिए सती प्रथा का उल्लेख जो है वो सबसे पहला उल्लेख आपको एरन अभिलेख से मिलता है। कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किस गुप्त शासक को माना जाता है?
ऑप्शन ए राइट, कुमारगुप्त वन। किसको? कुमारगुप्त वन को जो है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो गुप्त शासकों द्वारा जितने भी चांदी के सिक्के जो जारी किए जाते थे उन्हें क्या बोलते थे? उन्हें रूपक बुलाया जाता था, रूपक बुलाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त टू के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो चंद्रगुप्त टू, जिसे जो है विक्रमादित्य भी बोलते थे, उनके समय में कला, साहित्य का जो और विद्या का जो है सबसे महान केंद्र कहाँ पे था? यह स्थित था उज्जैन में। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर होगा उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? तो आपको पता है दशमलव प्रणाली जो है गुप्त काल में ही इसका आविष्कार हुआ था। कब हुआ था? गुप्त काल में। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया? ये क्वेश्चन कई बार स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनफैक्ट एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, एक भी प्रश्न को आप ना छोड़े। तो देखिए कौन से वह गुप्त शासक थे जिन्होंने जो है सिक्कों पर वीणा बजाते हुए अपने आप को दर्शाया था, अंकित करवाया था? इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो वह गुप्त शासक कौन था जिसने पहली बार जो है तांबे के सिक्के को जारी करा था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रामगुप्त। कौन? रामगुप्त ने जो है जब सबसे पहली बार जो है तांबे के सिक्के जारी उन्होंने करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो परम भागवत का जो उपाधि धारण किया गया था वो सबसे पहली बार किसके द्वारा किया गया था? यह समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? समुद्रगुप्त के द्वारा परम भागवत उपाधि धारण किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, थानेश्वर में वर्धन वंश स्लैश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यभूति वंश की स्थापना जो है वह करने का श्रेय दिया जाता है पुष्यभूति वर्धन को। किसे? पुष्यभूति वर्धन के द्वारा पुष्यभूति वंश, जिसे वर्धन वंश भी कहते हैं, उसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन जो है सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो कदम्ब राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह मयूर शर्मन के द्वारा की गई थी कदम्ब राज्य की स्थापना, और उसकी जो राजधानी थी वह थी कहाँ? बैजयंती। कहाँ थी? बैजयंती या फिर वनवासी। ठीक है, तो वैजयंती या वनवासी को जो है उन्होंने जो है अपनी जो राजधानी उन्होंने बनाई थी। तो फ्रेंड्स ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस थे, और इन वीडियो को आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है ताकि ज़्यादा लोग जुड़ सकें और हम जो है इसे कंटिन्यूस सीरीज़ को कर सकें और आपके लिए 10,000 जो शानदार जीके जीएस के सिलेक्टेड प्रश्न हैं उसे हम करवा सकें। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।